नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि रूस के कजान शहर में ब्रिक्स समिट चल रहा है और इस समिट के सहारे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। कजान में 2 दर्जन से ज्यादा देशों के प्रमुखों को जुटाकर पुतिन ने संदेश दे दिया है कि रूस को अलग थलग नहीं किया जा सकता। और कजान से ही एक और बड़ी खबर आई है, वो है हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की। तो ब्रिक्स की बैठक पर दुनिया की कैसे टिकी है नजरें, इसी पर आगे हम करेंगे चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। हिजबुल्लाह की ताकत ने उड़ाया इजरायल के होश, ड्रोन हमले को लेकर आई पूरी रिपोर्ट। नेतन्याहू के बेडरूम से टकराया था हिजबुल्लाह का ड्रोन। शेख हसीना के बाद अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति को हटाने की तैयारी, राष्ट्रपति के आवास को छात्रों ने घेरा, 2 दिन में पद छोड़ने की चेतावनी। और चलते चलते में देखेंगे युद्ध के बीच एक और परेशानी में कैसे घिर गया है यूक्रेन। तो रूस के कजान में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात तय हो गई है। करीब 5 बजे दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होगी। 2020 में लद्दाख की गलवान वैली में हिंदुस्तान और चीन के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के प्रमुखों की ये पहली मुलाकात है। इस मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच एलएसी पर समझौता हुआ, जिसमें दोनों ही देशों की सेनाएं 2020 वाली स्थिति में फिर से लौटने को तैयार हो गई हैं। गलवान में हुए टकराव से पहले मोदी और शी जिनपिंग के बीच 20 बार मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी अब तक 9 बार चीन का दौरा कर चुके हैं। 4 बार गुजरात के सीएम रहते हुए और 5 बार प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने चीन का दौरा किया है। पिछले 10 साल में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच लगातार मुलाकातें हुई। इनमें 1-to-1 मीटिंग के अलावा दूसरे देशों में दोनों नेताओं के बीच इंटरनेशनल समिट में हुई अनौपचारिक मुलाकातें भी शामिल हैं। आज इन दोनों नेताओं के बीच 21वीं बार मुलाकात होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस समझौते में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बड़ी भूमिका अदा की है और कजान में इसका असर भी दिखाई दिया। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए डिनर होस्ट किया। डिनर टेबल पर पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीर सामने आई है। पुतिन के अगल बगल में मोदी और जिनपिंग बैठे नजर आ रहे हैं। डिनर के दौरान पुतिन जिनपिंग और मोदी के साथ बातचीत करते हुए भी नजर आए। एक फ्रेम में मोदी, पुतिन और जिनपिंग को लाकर अमेरिका को भी पुतिन ने बड़ा संदेश दिया है कि जो काम पूरा पश्चिम और अमेरिका नहीं कर पाया, उसे पुतिन ने बड़े आराम से कर दिया। डिनर के दौरान पुतिन के साथ मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाते दिखे। इस दौरान भी बीच में पुतिन बैठे थे और दोनों तरफ कुर्सी पर पीएम मोदी और जिनपिंग नजर आए। पुतिन ने इन तस्वीरों के साथ पश्चिम और अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि रूस को अलग थलग करने की जो कोशिश वो 2 साल से कर रहा है, यानी पश्चिम की कोशिश को रूस ने पूरी तरह से फेल कर दिया। इस बीच कजान से एक और तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के बीच मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC को लेकर बात हुई। ये कनेक्टिविटी और बिजनेस के लिहाज से बहुत अहम है। दोनों नेताओं के बीच मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात को लेकर भी चर्चा हुई। दरअसल दावा किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष में कभी भी ईरान को उतरना पड़ सकता है, क्योंकि इजरायल से खबर आ रही है कि वो ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है। ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति का कजान में होना इजरायल की चिंता को बढ़ाता दिखाई दे रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की और मोदी ने पुतिन को अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का न्योता दिया। अब अगली खबर में बात मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की। 19 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सेजेरिया में बने आवास को निशाना बनाया था। एक ड्रोन पीएम के आवास को हिट करने में कामयाब रहा था। शुरुआत में इजरायल की तरफ से कहा गया कि ड्रोन से प्रधानमंत्री के आवास को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो हमले की तस्वीरें सामने आई वो बेहद डराने वाली हैं, क्योंकि ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम वाली खिड़की से टकराया था। यानी अगर नेतन्याहू अपने घर पर होते तो उनकी जान जाने की संभावना सबसे ज्यादा थी। ड्रोन के टकराने से नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की में बड़ी दरार और दीवार पर झुलसने के निशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मजबूत कांच और अन्य सुरक्षा कारणों से यह घर के अंदर नहीं घुस पाया था। कांच के टुकड़े स्विमिंग पूल में गिरे, जबकि इमारत के परिसर में भी कई टुकड़े पाए गए। नेतन्याहू ने हमले के तुरंत बाद कहा था कि ईरान के जिन एजेंटों ने मेरी और मेरी पत्नी की जान लेने की कोशिश की है, उन्होंने बड़ी गलती की है। ड्रोन के हमले के 4 दिन बाद लेबनानी समूह हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली।
हिजबुल्लाह के मीडिया कार्यालय के प्रमुख मोहम्मद अफीफ ने कहा कि इस्लामिक प्रतिरोध सिजेरिया ऑपरेशन और नेतन्याहू के घर को निशाना बनाने की जिम्मेदारी लेता है। अफीफ ने आगे फिर इसी तरह के हमले का संकेत देते हुए कहा कि अगर पिछले हमले में नेतन्याहू बच गए तो आने वाले दिन और रात और मैदान हमारे सामने है। वहीं इस बीच लेबनान और गजा में इजरायल के हमले लगातार जारी है और इस बीच अब इजरायल की तरफ से दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के बाद उसने नसरल्लाह के संभावित उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन को भी ढेर कर दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि बेरूत में 3 हफ्ते पहले हवाई हमले में सैफुद्दीन को ढेर कर दिया गया था, लेकिन इसके बारे में पुष्टि अब हो पाई है। लेकिन इजरायल के इस बयान पर हिजबुल्लाह ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नसरल्लाह के रिश्तेदार सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह की जिहाद काउंसिल ने नियुक्त किया था। वो हिजबुल्लाह के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर रहा था। उन्हें नसरल्लाह के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक सवाल चर्चाओं में है कि क्या शेख हसीना अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं? दरअसल राष्ट्रपति शहाबुद्दीन का कहना है कि मेरे पास उनका इस्तीफा नहीं आया है। शहाबुद्दीन ने कहा कि मैंने बस सुना कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मेरे पास उनके इस्तीफे से जुड़ा कोई भी सबूत नहीं है। मैंने कई बार उनसे इस्तीफा लेने की कोशिश की थी, लेकिन शायद इसके लिए उनके पास समय नहीं था। शहाबुद्दीन का ये बयान बता रहा है कि शेख हसीना ने देश तो छोड़ा है, लेकिन पद नहीं छोड़ा। और राष्ट्रपति के इस बयान ने बांग्लादेश में लोगों को भड़का दिया है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि जो लोग हैं वो कार्यवाहक सरकार के समर्थक हैं और कार्यवाहक सरकार की सफलताओं से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश हो रही है। कार्यवाहक सरकार चाहती है कि जिस तरह से शेख हसीना को हटाया गया, उसी तरह से राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को भी हटाया जाए, जिसके बाद वो किसी भी तरह के कानूनों को आसानी से बदल दें। और इसी के लिए छात्रों को एक बार फिर से आगे किया गया है। बांग्लादेशी न्यूज द डेली स्टार के मुताबिक राजधानी ढाका में हजारों लोग राष्ट्रपति भवन के सामने जुट गए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि राष्ट्रपति ने अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार खो दिया है। उन्होंने 2 दिन के भीतर राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग की। ढाका के ट्रिब्यून के मुताबिक राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के आवास पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने के लिए आंदोलन से जुड़े 2 लीडर हसनत अब्दुल्ला और सरजिस आलम प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे। उन्होंने लोगों को वहां से चले जाने की अपील की। छात्र नेताओं ने लोगों से वादा किया कि 2 दिनों में देश की सत्ता में भारी बदलाव होगा। यानी छात्रों की डिमांड एक तरह से मान ली गई। यानी शेख हसीना के बाद अब राष्ट्रपति को हटाने की तैयारी है। बांग्लादेश के कानून मंत्री ने इसके साफ संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति ये कहते हैं कि शेख हसीना का इस्तीफा उनके पास नहीं है, तो सरकार को उनके पद पर रहने को लेकर विचार करना चाहिए। अब चलते चलते में बात यूक्रेन की घटती आबादी की। हिंदुस्तान में भले ही जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश में सरकार जुटी हुई हो, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को इस समय चिंता यूक्रेन में घटती आबादी को लेकर दिखाई दे रही है। रूस के साथ जंग शुरू होने के बाद बीते करीब 2.5 साल में यूक्रेन की आबादी में लगभग 1 करोड़ की कमी आई है। यूक्रेन एक ऐसा मुल्क है जहां पहले से ही जन्म दर न्यूनतम स्तर पर है। यहां 1% की जन्म दर है, जबकि जनसंख्या की मौजूदा स्थिति को बनाए रखने के लिए न्यूनतम जन्म दर करीब 2.1% चाहिए। पूर्वी यूरोप के लिए यूएन पॉपुलेशन फंड की प्रमुख फ्लोरेंस बाउर ने जेनेवा में एक सम्मेलन में कहा कि फरवरी 2022 में रूस से जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन में जनसांख्यिकी की स्थिति बेहद खराब होती जा रही है। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए यूक्रेन में उस वक्त 5 करोड़ की आबादी रहती थी, लेकिन उसके बाद यहां की आबादी लगातार घट रही है। दरअसल यूक्रेन से लगे पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों में यह समस्या आई है। यहां आबादी लगातार घट रही है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी हमले से पहले 2021 में यूक्रेन में जनगणना हुई थी। उसकी रिपोर्ट में पाया गया कि इस देश की आबादी घटकर 4 करोड़ रह गई। फिर रूसी हमले के बाद यहां की स्थिति और खराब हो गई। बीते करीब 2.5 साल में यहां की आबादी में और 1 करोड़ की कमी आई है। यानी इस वक्त यूक्रेन की आबादी करीब 3 करोड़ है, जो करीब 3 दशक पहले 5 करोड़ हुआ करता था। आबादी घटने की वजह से यूक्रेन के गांव खाली हो गए हैं। घरों में केवल बुजुर्ग बचे हैं। युवा पीढ़ी देश से तेजी से भाग रही है। घर खाली पड़े हैं। परिवार में एक दूसरे की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अब आप मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।